हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का फोर्थ लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में माय डियर हम स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे बायोट-सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो बायोट-सवार्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें माय डियर, तो हमने आपको बताया कि 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने थे। उसमें हमने एक एप्लीकेशन माय डियर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे और साथ साथ में थर्ड एप्लीकेशन जो है वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज 1 मिनट भी समय हम लोग गंवाएंगे नहीं, सीधे आप चलते हैं कहाँ, अपने टॉपिक की ओर माय डियर। आज हम लोग सेकंड नंबर एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, बायोट-सवार्ट लॉ का। ध्यान रखेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं पहले बायोट-सवार्ट वाला जा करके वीडियो देख लीजिए माय डियर, अच्छे से समझ लीजिए। आप उसके बाद से जो है आप चलेंगे ये वाला लेक्चर आप देखिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट माय डियर। अगर इंडिविजुअल अगर अलग से क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में आएगा। कब? जब अलग से क्वेश्चन आएगा तब माय डियर। नहीं तो अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो बायोट-सवार्ट लॉ प्लस इसका एक एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन में से तीनों एप्लीकेशन में से कोई भी एक हो सकता है माय डियर। इसलिए हर एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशंस को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे माय डियर। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बायोट-सवार्ट लॉ माय डियर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। आपका ये वाला लॉ कहता है क्या निकालना है हमें, किसी धारावाही वृत्तीय कॉइल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मतलब क्या कहता है कि सर एक कॉइल है, बोला कैसा है, बोला सर वृत्तीय कॉइल है और इस वृत्तीय कॉइल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉइल है वो कैसा है, धारावाही है, करंट कैरिंग है। मतलब माय डियर इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस कॉइल में क्या हो रहा है, बोला सर करंट फ्लो हो रहा है। अब कई सारी किताबों में इसको ऐसे भी ड्रॉ कर रखा है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर रखा है कि सर यहाँ से करंट इंटर होगा, यहाँ से करंट एग्जिट कर जाएगा। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे एक कंप्लीट वायर के फॉर्म में भी बना सकते हैं माय डियर। अब बोला सर कि अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और एक कॉइल है और हमें इसके सेंटर पे निकालनी है, तो सेंटर का इसके साथ ये रेडियस भी तो कुछ होगा। बोला बिल्कुल होगा। रेडियस कितना होगा माय डियर, आर रेडियस हो जाएगा। अब बोला सर अगर बायोट-सवार्ट लॉ आपको लगानी है, सुनिए मेरी बात, बायोट-सवार्ट लॉ लगानी हो या कोई सा भी लॉ लगाना हो, हम लोग फिजिक्स में सबसे पहला काम करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं माय डियर। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे, इस कॉइल का, इस वृत्तीय कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे। ठीक है माय डियर। इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी मानी जाएगी, dl मानी जाती है। ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, बोला सर 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, फोटो आप समझ गए। एक कॉइल हो गया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इस कॉइल का हमने एक छोटा सा टुकड़ा dl ले लिया। सर क्यों लिया dl इसीलिए लिया क्योंकि बायोट-सवार्ट लॉ सिर्फ एक टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। इसीलिए हमने इस टुकड़े को पहले एज्यूम कर लिया और इस टुकड़े की वजह से बायोट-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम लोग लिख देंगे। और फिर लिखने के बाद करेंगे क्या, बोला सर इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरे फिजिक्स में हम लोग यही करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में माय डियर याद रखिए, एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए, फिर उसका इंटीग्रेशन पूरी बॉडी के लिए कर दीजिए, पूरी बॉडी आपको मिल जाने वाली है माय डियर। बस वहीं करेंगे हम लोग, पहले स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है। अब जो इसके बारे में, फोटो के बारे में अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख दीजिए। डेरिवेशन बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत छोटा। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई एंड इट्स रेडियस इज आर। हिंदी में लिख लेंगे, माना कि एक वृत्तीय कॉइल है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है, जिसमें धारा I
प्रवाहित हो रहा है तथा वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है माय डियर, आर है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट माय डियर फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, नीचे में ऊपर में मान लिया है। वीडियो रोक करके आप, हर वीडियो में बोलता हूं, हर लेक्चर में एक ही बात बोलता हूं, क्या वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, 10-15 मिनट समय ज़्यादा दीजिए ताकि आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो माय डियर। ठीक, बोला ये तो मान लिया, अब बस हमें करना क्या, बायोट शॉर्ट लॉ लगा देना है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड dB कितना हो जाएगा, बोला सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो बोला सर यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कितना आर है, बोला कैपिटल आर है, तो क्या ले लेंगे सर, कैपिटल आर ले लेंगे। बोला बिल्कुल ले लेंगे। आगे बताइए मुझे, वीडियो रोक करके नीचे वाला लिख लीजिएगा। आगे क्या करना है कि सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, बोला 90 डिग्री है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है माय डियर, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डीएल के बीच में और आर के बीच में। तो बोला सर डीएल ये टुकड़ा है और आर ये रहा, तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बोला 90 डिग्री। इसका मतलब सर थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे, 90, और साइन 90 कितना होता है माय डियर, 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 90 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो डी बी इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। बोला सर हमें टोटल ना चाहिए, हमें तो पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। नेट मैग्नेटिक फील्ड, कुल चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी में लिखेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए माय डियर। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं कितना बार बताऊं कि दोनों तरफ क्या कर दीजिए, बोला सर इंटीग्रेशन कर दीजिए, म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। मैं हट जाता हूं, आप वीडियो रोक करके माय डियर लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं पर्याप्त समय देता हूं कि आप लिखिए, नोट है माय डियर। मैं PDF फॉर्मेट में कितना भी कुछ दे दूं माय डियर ना, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो आप जरूर पढ़िएगा। चलिए सर बोला डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको पता है सर बी मिलता है, डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। और इधर देखिए कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया। बोला सर म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, रेडियस कांस्टेंट था, बचा कौन, ये टुकड़ा ही ना, सिर्फ ये डीएल जो था यही ना वेरिएबल था कि कितना वेरी कर रहा है डीएल। बोला डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, बोला सर डीएल का करने पे एल मिलेगा। जैसे डीबी का करने पे बी मिला था वैसे ही डीएल का करने पे क्या मिलेगा, एल मिल जाएगा। और एल का मतलब क्या होता है, क्या होता है माय डियर, ये देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, डीएल, डीएल माने ये टुकड़ा। बोला सर एक और डीएल, 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 डीएल 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 डीएल, क्या मिल जाएगा, डीएल। सारा डीएल को जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन क्या करता है, बोला सर जोड़ता है, तो सारा डीएल को जोड़ दिया तो एल मिल गया। तो एल का क्या मतलब हुआ, एल का मतलब हो गया ये वृत्त का, सर्कल का लेंथ। और सर्कल का लेंथ का क्या मतलब होता है माय डियर, सर्कल के लेंथ का क्या मतलब होता है, बोला सर पेरीमीटर मतलब होता है उसका, मतलब परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की लंबाई का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। यानी कि जो एल आया वो क्या है, वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, बोला सर 2 पाई आर होती है। कितनी होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। ये जैसे पुट करेंगे सर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आई अपॉन आर स्क्वायर और एल के जगह पे पुट करेंगे 2 पाई आर। जैसे पुट कीजिएगा माय डियर क्या मिलेगा, एक आर ऊपर में है, एक आर नीचे में, यहाँ से आर से आर कट जाएगा, नीचे में आर बचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये आ गया डेरिवेशन हमारा माय डियर, ये डेरिवेशन आ गया।
किसी सर्कुलर कॉइल जिसमें धारा बह रही है उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र। बोला सर 2 पाई से 4 पाई 2 बार में नहीं काट देते, बोला काट दीजिए, क्या दिक्कत है। म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हो जाएगा, फिर आई बच जाएगा, और 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया तो 2, और नीचे में आर लिखना है तो आर, तो आपकी मर्जी है, ये लिख दीजिए। ये आपके अकॉर्डिंग है और ये मेरे अकॉर्डिंग ये है। ये क्यों है? क्योंकि म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू फिक्स है 10 के पावर -7, और डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो आप चाहे ये रखिए या ये रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर तो वहीं आने वाला है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड किसके, किसी सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके सेंटर पे माय डियर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, या म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब माय डियर आप लोग आराम से लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और थर्ड एप्लीकेशन, और सबसे बड़े एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा डेरिवेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर थर्ड माय डियर। थर्ड नंबर एप्लीकेशन माय डियर आपके सामने आ चुका है। थर्ड नंबर एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट लॉ का लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट माय डियर। यानी कि पिछला वाला जो हमने केस पढ़ा सेकंड नंबर, वही वाला केस है, बस थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया है। बोला क्या कर दिया है, समझ लेंगे। जो पिछला केस था सर, उसमें सर्कुलर कॉइल में करंट तो बह रही थी, फ्लो तो हो रही थी, पर उसके सेंटर पे आपने पूछा था, उसके सेंटर पे। अब बोला सेंटर पे नहीं, सेंटर से जो पास होती हुई लाइन होती है उसको अक्ष कहते हैं, उसको एक्सिस बोलते हैं। तो इसके एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे बताइए, पहले इसके सेंटर पे बता रहे थे सेकंड वाला एप्लीकेशन में माय डियर, अब इस पॉइंट को कहां शिफ्ट कर दिया, एक्सिस के किसी पॉइंट पे, और बस इतना सा शिफ्ट करते ही कहानी पूरी तरह से बदल गई है माय डियर। वो सबसे छोटा डेरिवेशन था और ये सबसे लंबा डेरिवेशन होने वाला है माय डियर। घबराने की बात नहीं है, बेहद आसान, बहुत आसान एप्लीकेशन आपके सामने आ गया है। लंबा है तो क्या हो गया, आसान बहुत है। चलिए देखते हैं। कहता है कि सर एक सर्कुलर कॉइल है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है। अब इस सर्कुलर कॉइल है तो इसका तो सेंटर भी तो होगा। बोला बिल्कुल सेंटर होगा। सेंटर होगा तो इसका रेडियस भी तो होगा। बोला मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल इसका रेडियस r होगा, मान लिया हमने। अब क्या है कि इसके सेंटर से जो पास होती हुई लाइन है वही क्या कहलाती है, एक्सिस। मैंने बोला बिल्कुल वही एक्सिस है। अगर ये एक्सिस है माय डियर, तो इसी एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट है P, मान लिया वो वाला पॉइंट है। ठीक, इसी P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इसी P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है माय डियर। बोला बिल्कुल कैलकुलेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला दिक्कत तो है सर, क्या दिक्कत है कि अगर आपको इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमको एक एलिमेंट तो कट कर दीजिए, एलिमेंट तो सेलेक्ट कीजिए माय डियर। तो ये जो पूरा का पूरा कॉइल है, हम एक बार में कॉइल को जैसे नहीं निकाल सकते। बोला कैसे निकालेंगे फिर, बोला एक टुकड़ा कट कीजिए फिर निकालेंगे। बोला चलिए सोचते हैं, एक टुकड़ा कट कर लेंगे, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे DL, और एक और टुकड़ा कट करेंगे, 2 टुकड़े कट करेंगे, ये रहा DL। इस पॉइंट को C नाम दे रहे हैं और इस वाले पॉइंट को D नाम दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें इस टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, पहले हम इसको मिला देते हैं, इसको भी इससे मिला देते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं है माय डियर, एडजस्ट कर लीजिएगा। बोला ठीक है सर, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पॉइंट। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस टुकड़े की वजह से, जो आपका यहाँ पे टुकड़ा है DL, इस DL की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और इस DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। बोला सर ये कैसे कर रहे हैं,
की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB डैश। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है माय डियर। चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये P पॉइंट है, बोला सर P पॉइंट की डिस्टेंस भी तो होगी, बोला है बिल्कुल होगी x, ये एंगल है फाई और ये एंगल भी है फाई। अगर ये दोनों फाई है तो ये भी फाई बनेगा और ये नीचे वाला भी बोला सर फाई बनेगा, और इसी P पे निकाला है। बोला अच्छा चलिए, इस एलिमेंट की वजह से इस P पे मैग्नेटिक फील्ड dB होगा और dB का डायरेक्शन उधर होगा, ये कैसे आप ड्रॉ कर दीजिए। यही सब बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पे होगा dB, वो बायोट-सावर्त लॉ बोलता है, हम जान गए होता है, लेकिन जो है सर वो डायरेक्शन आप इधर क्यों बना रहे हैं, इधर उधर क्यों बना दिए, इधर की ओर क्यों बनाए, ये हमारा सवाल है। बोला बिल्कुल सवाल तो है आपका, लेकिन आप सभी को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रूल पढ़ाया है, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब जैसे आप इस हथेली का इस्तेमाल करेंगे, पाम रूल लगाएंगे माय डियर, फटाफट से आपको दिशा पता चल जाएगी। और एक बात पहले से जान लीजिए, क्या माय डियर, जान ये लीजिए कि ये जो कॉइल है ये हमको 2D में दिख रहा है, मतलब इस प्लेन पे, बोर्ड जो प्लेन है ये प्लेन पे दिख रहा है, पर इसको मानना कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि हमारा बोर्ड प्लेन ऑफ पेपर है, कागज का प्लेन है एक तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे नहीं कॉइल है, ये कॉइल सामने है, वर्टिकल है, इसके परपेंडिकुलर कॉइल ऐसे है, ये कॉइल है, और इस कॉइल के एक्सिस पे हमारा ये पॉइंट है माय डियर, आप समझेंगे। ये कॉइल ऐसे दिख रहा है आपको, ये कॉइल आपको ऐसे दिख रहा है, पर ये है कैसे, ऐसे है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान से समझिएगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ऊपर में एक सतह ये डीएल लिया है, एक डीएल यहाँ है और एक डीएल नीचे है, एक डीएल यहाँ है, एक डीएल नीचे है। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा, ऊपर से इधर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। तो अंगूठा ऐसे रखेंगे, अंगूठा ऐसे रखेंगे करंट डायरेक्शन में, अब बाकी उंगली पॉइंट की ओर। तो हमारा पाम कहाँ जा रहा है सर, पाम हमारा इधर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की ओर। आप बस राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कीजिएगा माय डियर, कब, इसको जरा 3D में मतलब एज्यूम कीजिए, इसके परपेंडिकुलर अपने हाथ को, एक हाथ को ऐसे ले लीजिए इसके परपेंडिकुलर बोर्ड के, अपनी कॉपी के, और मानिए कि करंट ऊपर वाले में करंट इधर जा रहा है, नीचे वाले में करंट इधर जा रहा है। तो अंगूठा रखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में, अब बाकी उंगली हमारी होगी पॉइंट के डायरेक्शन में, तो हमारा हाथ कहाँ आएगा, बोला पाम इधर आएगा सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, dB डैश यहाँ हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम कितना भी समझाएं माय डियर, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद का हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर के खुद अपना हाथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना समझ नहीं पाएंगे, चाहे दुनिया में कोई भी टीचर क्यों ना समझा दे आपको। जब तक आप खुद अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करके देखेंगे, अरे यार ऐसे हो रहा है, तब आप फटाफट से समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको आप 3D में मानिएगा ऐसे, और फिर आप मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन इधर लेकर के अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखिएगा, बाकी उंगली पॉइंट की ओर रखिएगा, पाम देखिएगा कहाँ रहा है, आपका पाम उधर जाएगा इस केस में, और इस केस में पाम इधर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से dB उधर और dB डैश इधर आ जाएगा। बस ये था कहानी। बोला सर अब मैग्नेटिक फील्ड dB है, फाई बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट तोड़िएगा इस डायरेक्शन में तो क्या मिलेगा, बोला सर dB cos फाई मिलेगा इस इधर की ओर, और इसके परपेंडिकुलर इधर की ओर कितना मिलेगा, बोला सर dB sin फाई मिलेगा। इसी तरीके से dB डैश नीचे में है, तो जब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस नीचे वाले डायरेक्शन में dB डैश cos फाई मिलेगा, और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में dB डैश sin फाई मिलेगा। हमने दो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा दो एलिमेंट की वजह से, एक dB एक dB डैश। dB डैश का कंपोनेंट तोड़ेंगे y और x एक्सिस में, तो y एक्सिस में dB cos फाई, x एक्सिस में dB sin फाई। बोला अगर ये dB का मैग्नेटिक फील्ड, जो dB मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कंपोनेंट अगर आप तोड़ेंगे तो dB cos फाई y एक्सिस में और dB sin फाई x एक्सिस में। बोला सर ये क्या कर रहे हैं आप, दो एलिमेंट क्यों कट कर रहे हैं। कई बच्चे के मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम तो नॉर्मली सर एक एलिमेंट कट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर दो एलिमेंट की क्या ज़रूरत थी माय डियर, दो एलिमेंट की क्या ज़रूरत थी। यही ज़रूरत थी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एक्सिस में कहीं पर भी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, तो एक्स और वाई में करते हैं माय डियर। लेकिन
आप क्या देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है, ना एक्स में दिख रहा है ना वाई में दिख रहा है, इसीलिए हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में। तो बोला इसी के लिए आपको अगर देखेंगे तो इस डीबी का कंपोनेंट आपने तोड़ा डीबी साइन फाई और डीबी कॉस फाई। तो बोला सर ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में भी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी कॉन फाई और डीबी कॉस फाई वाई एक्सिस में भी है, दोनों डायरेक्शन में। बोला दो दो वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। तो बोला सी ठीक है सर, हम इसके लिए एक एलिमेंट कट करके आपको और दिखाते हैं ताकि आपको लग जाए कि जो आपका डीबी कॉस फाई ये जो बन रहा है वाई एक्सिस में वो खत्म हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए, इस बात को समझिए, किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा है, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो समझिए। ये जो डीबी है इसका कंपोनेंट जब हम वाई एक्सिस में लिखते हैं डीबी कॉस फाई तो वो कैंसिल हो जाता है माय डियर, वो डीबी कॉस फाई कैंसिल हो जाता है इस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से, क्योंकि पूरा तार एक्चुअली में एलिमेंट का ना टुकड़ा है, छोटा छोटा एलिमेंट है पूरा तार। तो बोला जो नीचे वाला टुकड़ा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वजह से ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है वाई एक्सिस में। ये दिखाना था, सिर्फ आपको समझाना था कि आपके मन में कोई दिक्कत ना हो कि सर यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक डीबी कॉस फाई एक डीबी साइन फाई। एक्चुअली में ये डीबी कॉस फाई और ये डीबी डैश कॉस फाई एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ डीबी साइन फाई बचेगा और इसी डीबी साइन फाई का एक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। फोटो ड्रॉ कीजिए फटाफट से। बस जो समझाना था फोटो माय डियर वो समझा चुके हैं, फोटो समझा चुके हैं। जस्ट इसके बारे में हम लिखते हैं क्या क्या मान लिया है फोटो के बारे में, आप क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल having radius r and center as point O, center as point O। हिंदी में लिखेंगे माना कि वृत्तीय कॉइल की त्रिज्या r तथा केंद्र बिंदु वो है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे I इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल I क्या है, कॉइल में प्रवाहित धारा है। आई क्या है माय डियर, कॉइल में प्रवाहित धारा है। फोटो में आराम से आप वीडियो पॉज करके फोटो अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। ये पॉइंट P है, ये सेंटर O है, ये डिस्टेंस X है। अच्छा एक चीज और नहीं लिखा इसमें, रिप्रेजेंट ये लिख लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है, R है। कितनी है, R है। ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है। ये DB है, ये DB डैश है। कंपोनेंट डीबी कॉस फाई, डीबी डैश कॉस फाई, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, सब कुछ रिप्रेजेंट कर लेंगे फोटो के अंदर। दो एलिमेंट कट किया है, एक डी पे एक सी पे, दोनों कितनी है, डीएल है। और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वीडियो पॉज करके जो मैंने अभी लिखा है इसको भी आप लिख लेंगे माय डियर, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं समय दे रहा हूं आपको आराम से, ताकि आप आराम से नोट तैयार कर लेंगे, कॉपी में आराम से सारी चीजों को लिख लें। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at point P at a distance x from center O। हिंदी में लिखेंगे हमें केंद्र से
x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बोला कहाँ? सेंटर से x दूरी पर। ठीक, अब जो लिखना था वो लिख चुके माय डियर। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ओके माय डियर, मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए, अब जो कहानी लिखनी थी लिख दिया। अब फटाफट से देखिए फ्रॉम फिगर, फोटो से क्या दिख रहे हैं कि जो P से C की दूरी है सर वहीं P से D की दूरी है। P से C की दूरी, P से D की दूरी आपस में बराबर है। और ये किसके बराबर है सर? छोटा वाला R के बराबर है। किसके बराबर है? छोटा R के बराबर है। P से C और P से D छोटा R के बराबर है। ये रहा R। बोला सर R हो गया। जरा इस R को बड़े R में रिप्रेजेंट करें। कैसे करेंगे सर? अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। मतलब कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो बोला सर ये कर्ण है, R क्या है? कर्ण। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बोला सर आधार कौन है? बोला सर x है। तो एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में माय डियर? लिख लेंगे। ये R की वैल्यू हमें आ गई। छोटे वाले R को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माय डियर। अब जरा देखेंगे क्या करेंगे। ये तो फोटो से हमने लिख दिया। आप डायरेक्टली बायोट शॉर्ट लगाइए। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। इस एलिमेंट, इस C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? बोला सर C की वजह से। C पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इतना होगा। बोला सर यहाँ से डिस्टेंस आ रही है तो वहीं रह जाएगा। बोला ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बोला 90 होती है सर। ये जो थीटा 90 है माय डियर, ये आपको फोटो में किसी हाल में नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए थीटा कितना है? 90 है। थीटा को फिगर में रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं माय डियर। थीटा कितना? बोला 90 डिग्री है सर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? C की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा 90 हो गया, हट गया R स्क्वायर। ये रहा R सर। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला किसकी वजह से? C पे जो एलिमेंट कट है, C पे जो एलिमेंट DL कट किया है माय डियर, उसकी वजह से ये मिल गया। लिखिए फटाफट से। आधा बोर्ड तो ये फोटो ले लिया है माय डियर, इसलिए थोड़ा सा काफ़ी कम हो जा रहा है डेरिवेशन, बार बार मिटाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, सभी लोग लिख सकते हैं। नोट्स बनाना है माय डियर, नोट्स बनाइए। ओके, मिटा दूं? बोला मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे, फिर से वापस से लिखेंगे बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं मिटा के लिख रहा हूं, आप मिटा के मत लिखिएगा। आप नेक्स्ट आगे लिखेंगे क्या? डी पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, बस सेम। वापस से लिखिए dB डैश। ये dB डैश है ना, dB डैश। चाहे इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डी लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से dB माना है, इसकी वजह से dB डैश माना है, अलग अलग मनबे किया है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से लिखिए माय डियर। यहाँ C जो लिखा था ना dB, आपकी बार dB डैश कर दिया। ध्यान से देखिए, dB डैश है। आप वापस से लिखिए सेम चीज़,
चाहे एलिमेंट यहाँ कट करें चाहे यहाँ कट करें। सर बोला डिस्टेंस तो सेम ही है और एलिमेंट की लेंथ भी सेम ही है dl, तो लेंथ भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। बोला फिर करना क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, सेम हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और पिछला वाला जो इक्वेशन आया था dB वाला उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। तो 1 और 2 से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा माय डियर, हम देख रहे हैं कि सर dB इजकल टू क्या है, dB डैश। dB और dB डैश क्या है, बोला सर सेम ही है। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि dB cos phi इजकल टू dB डैश cos phi, दोनों आपस में इक्वल है। बोला सर अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, अगर dB cos phi और dB डैश cos phi आपस में इक्वल है और अपोजिट है, फोटो में दिख रहा है क्या माय डियर, इक्वल और अपोजिट, तो इक्वल और अपोजिट क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म। यहां लिखेंगे सो इट कैंसल टू ईच अदर, या एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। मैं रोज एक ही बात बोलता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे मेरे बात सुन के लिख लेंगे, या एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, लिख लेंगे। ठीक है। अब बोला सर आधा से ज़्यादा आपने काम कर दिया है, अब हमारा काम क्या बच गया कि सर ये खत्म हो गया है। तो P पॉइंट पे जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा सर, सर वो होगा सिर्फ dB साइन फाई। देखिए dB डैश साइन फाई भी है, पर आप याद कीजिए माय डियर कि dB डैश जो साइन फाई है वो इस एलिमेंट की वजह से है ना। तो अगर आप देखेंगे तो dB साइन फाई और dB डैश साइन फाई वो भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी साइन फाई ये भी साइन फाई, और dB और dB डैश आपस में बराबर यहाँ आ ही गया है। जब बराबर आ गया इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, और दोनों आपस में बराबर है। तो आप अगर दोनों की वजह से आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डबल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा माय डियर, डबल मिलेगा, क्योंकि आप दो दो एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इस एलिमेंट की वजह से ये और इस एलिमेंट की वजह से ये। तो अगर आप दोनों को जोड़ करके इंटीग्रेशन कीजिएगा तो दो एलिमेंट की वजह से आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको वैल्यू डबल मिलेगा। आप गलती करेंगे, गलती कर देंगे माय डियर आप, तो आपको सिर्फ एक ही टुकड़े का ना इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सी की वजह से जो dB साइन फाई आया हुआ है उसकी वजह से लें, और चाहे dB डैश साइन फाई इसकी वजह से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वजह से लेते हैं, सी की वजह से लेते हैं, कितना, dB साइन फाई। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दो दो एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए चलिए माय डियर आगे चर्चा करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। बोला कितना हो जाएगा सर, कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। dB साइन फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B मिल जाएगा माय डियर। आप लिखिए, थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। ठीक है, बोला बिल्कुल सर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सारी बात समझ गए क्या हुआ है। dB cos फाई dB डैश cos फाई एक दूसरे को खत्म कर दिया है। P पे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सिर्फ dB साइन फाई का इंटीग्रेशन कर दीजिए। dB डैश साइन फाई को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वैल्यू सर डबल मिल जाएगी। तो सिर्फ dB डैश cos फाई dB cos साइन फाई का इंटीग्रेशन करना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। बोला सर अगर आपको ये करना है ना तो इसके पहले आप साइन फाई की वैल्यू निकालिएंगे।
साइन फाई। बताओ इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो है POC, इस ट्रायंगल में साइन फाई लगाओगे, साइन फाई, तो सर P बटा H होता है। तो P माने परपेंडिकुलर और H माने ये हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा, R बाई छोटा r, R बाई छोटा r, P बाई H। तो P हो गया बड़ा R और छोटा r हो गया H, P बाई H। बोला ये लिख देंगे। बोला सर क्या दिक्कत है, R हो जाएगा, छोटा r की वैल्यू हमने अभी देखा था, थोड़ी देर पहले छोटा r इजकल टू लिखा था √x² प्लस कैपिटल R²। बोला यही लिखा था। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से जान गए कितना होगा। तो बस b इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv की वैल्यू अभी आपने लिखा हुआ था μ0/4 पाई IDL अपॉन R², और R² के जगह पे हमने लिखे थे x² प्लस R²। ये वैल्यू सिर्फ dB के है, थोड़ी देर पहले अपनी कॉपी में देखिए लिखा हुआ मिलेगा IDL अपॉन x² प्लस R², ये dB की वैल्यू है, ये dB की वैल्यू है। और ये साइन फाई की वैल्यू यहाँ आ गई है, तो क्या कर देंगे, R अपॉन √x² प्लस R²। ये रहा सर, ये लिख देंगे। अब देखेंगे माय डियर ध्यान से, ये नीचे में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है x² प्लस R² और √x² प्लस R²। तो रूट का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। कितना होता है माय डियर, पावर हाफ होता है। और यहाँ पे कंप्लीट पावर है 1 है, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं माय डियर, ऐड ही तो कर देते हैं। अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो घात को जोड़ देते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। बोला सर यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो अगर कोई बच्चा देखेगा सर कि 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो सर 3/2 हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो बस करना क्या है, आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। कितना आ गया, ये रहा B। और देखेंगे जो कांस्टेंट है उस सब को बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट μ0/4 पाई I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई होके आया है x² प्लस R² का पावर 3/2। समझ गया ना, यहाँ पावर 1 है या पावर हाफ है, तो 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 डेढ़ हो जाएगा, लिख दिया। इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, बोला सर इंटीग्रेशन तो सिर्फ ये टुकड़े का होता है, DL का होता है, इस DL का इंटीग्रेशन होगा। तो बोला कर देंगे, तो कर देंगे सर इंटीग्रेशन μ0/4 पाई IR x² प्लस R² का पावर 3/2, और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है हमें, L मिलता है। DL का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, हट गया हूँ मैं, वीडियो रोक करके लिख लेंगे आराम से। मैं इसलिए हट जाता हूं ताकि सामने में अगर आप वीडियो पॉज करें तो ये फोटो आपको कम से कम दिखे। चलिए बोला सर L का मतलब अभी तो पढ़े हैं, अभी तो पढ़े थे सेकंड एप्लीकेशन में कि DL जोड़ेंगे तो L मिलेगा। मतलब L माने पूरी वृत्त की लंबाई, लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, और वो कितना होता है, बोला सर 2πr होता है। बोला रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। बस B इजकल टू μ0/4 पाई I × R अपॉन x² प्लस R² का पावर 3/2, और इस L की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 2πr आ गई है। बोला करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। R है तो R² हो जाएगा। और ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन आ चुका है आपके सामने, μ0/4 पाई 2πI R² अपॉन x² प्लस R² का पावर 3/2। ये आ गया डेरिवेशन माय डियर, कंप्लीट डेरिवेशन, पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन आपके सामने है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई, ये देखिए 2πI और R में R से करेंगे तो R², 2πI R² अपॉन x² प्लस R² का होल पावर 3/2। ये आ गया डेरिवेशन, कंप्लीट होता है। इसके साथ ही बायोट-सवार्ट लॉ पूरी तरह से ख़त्म। बायोट-सवार्ट लॉ
क्या कहता है वो हमने पढ़ लिया उसका लॉ, और उसके 3 एप्लीकेशन पढ़ लिए। एक कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे, और एक सर्कल के में करंट फ्लो होने से उसके सेंटर से एक्सिस जो निकल रही है उस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीनों पॉइंट, तीनों हमने डेरिवेशन कर लिया है माय डियर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर भी होता है ख़त्म। मिलेंगे कल वाले लेक्चर में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तैयार रहेंगे उसके लिए माय डियर। और इस वाले टॉपिक पे जो बायोट-सवार्ट लॉ हमने पढ़ाया, आप जाकर के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बायोट-सवार्ट लॉ से रिलेटेड माय डियर, फटाफट से वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए माय डियर। ये चैनल आपका है, आपके लिए मैं ये चैनल बनाया गया है ताकि 100 दिनों में सारे स्टूडेंट्स 80+ मार्क्स ले करके आएँ। तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेवारी है इस फैमिली को बड़ा बनाने में।